वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। और इसमें आज हम जो करेंगे टॉपिक कवर, जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, हम करेंगे इंट्रोडक्शन, हम करेंगे मैटर, मटेरियल, टाइप ऑफ मैटर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, कंपाउंड मिक्सचर में डिफरेंस, प्लस फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सम मेजरमेंट यूनिट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो इसमें आ जाता है बेटा आपका, वो आता है मैटर, कि मैटर क्या होता है। जैसे हम जानते हैं मैटर क्या होता है। मैटर एक कोई भी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो, कोई वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं मैटर। जैसे कि ये मार्कर एक मैटर है, कप एक मैटर है, बॉटल एक मैटर है, फ्रिज एक मैटर है। ओके, एवरीथिंग इज मैटर। सो मैटर की 3 स्टेट होती है, ये हम जानते हैं। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जैसे कि चेयर, पेन, कुर्सी, टेबल, डेस्क, दीज आर एग्जाम्पल फॉर सॉलिड मैटर। लिक्विड लाइक वाटर, पेट्रोल, डीजल, these are liquid matter. Gas like air, nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, all are these are example for the states of matter. Solid के लिए कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया टेबल, डेस्क हो गया। लिक्विड में आपको वाटर हो गया, और क्या कहते हैं पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। गैस में हमारे आसपास जितनी गैसेस हैं, लेकिन ये सब हमने प्राइमरी लेवल पर पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब जो अगला पार्ट आता है बेटा, वो आता है आपका कि सॉलिड को, ये जो मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो 2 तरह से किया गया है। एक है बेटा प्योर सब्सटेंस, और एक है बेटा आपका मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो ये 2 क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, कि प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस होता है। ओके, एक एक करके हर पॉइंट पर आते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच द कंपोजिशन ऑफ constituent particle are fixed। ओके, जिसमें कंपोजिशन फिक्स होती है, भले ही वो अपनी स्टेट चेंज करे। ओके, भले ही वो अपनी स्टेट किसी भी स्टेट में जाए, लेकिन उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ वाटर की स्टेट है लिक्विड, आपने इसको हीट दिया, हीट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये आ गया आपका H2O गैस। तो अगर आप कांस्टेंट देखो तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का कांस्टेंट पार्टिकल है, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुआ। लिक्विड स्टेट में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था, गैसेस में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ओके, सो देयर इज़ नो चेंज। तो जब कभी भी कोई चेंज ना आए तो हम कहते हैं वो क्या है? आपका प्योर सब्सटेंस। ओके, नोट इट डाउन। कर लिया नोट? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, ये था हमारा प्योर सब्सटेंस डेफिनेशन। अब बात आती है कि ये जो प्योर सब्सटेंस होता है, उसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं। तो प्योर सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ओके, देखिए इसमें 2 पार्ट क्या आते हैं। एक आता है बेटा आपका एलिमेंट, और एक आता है बेटा कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है? देखो,
एलिमेंट ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक ही तरह का कांस्टेंट पार्टिकल होता है, ठीक है, या कहता हूँ एक ही तरह का क्या होता है, एटम होता है। ओके, सो दिस इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग वन काइंड ऑफ एटम और constituent particle. I'm writing constant particle as Cp. Okay, so it must be understand that whenever I write Cp, that means constant particle. Okay, तो अब बात आ जाती है इसके एग्जाम्पल की। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे Na, Fe, कॉपर, सिल्वर, सो दीज आर कॉन्स्टेंट पार्टिकल। सी दीज आर द एलिमेंट, क्योंकि Na एलिमेंट के अंदर Na के एटम होंगे, Fe एलिमेंट के अंदर Fe के एटम होंगे, कॉपर एलिमेंट के अंदर कॉपर के एटम होंगे और सिल्वर एलिमेंट के अंदर सिल्वर के एटम होंगे। सो दिस इज़ योर एलिमेंट। ओके, नाउ कुछ ऐसे भी होते हैं सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, तो उसे हम किस में डिवाइड करते हैं, उसको किसमें क्लासीफाई करते हैं, कंपाउंड में। तो ये क्या होती है, अगेन दिस आर प्योर सब्सटेंस, एवरी टाइम यू हैव टू मेंशन दैट इट्स अ प्योर सब्सटेंस, ओके, कंटेनिंग more than one kind of atom, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे H2O, NaCl, ओके, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके कंपाउंड्स हैं। ओके, अच्छा बेटा यहीं पर ना एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। देखो जो मॉलिक्यूल होता है ये असल में एलिमेंट और कंपाउंड का ही बहुत ही छोटा पार्ट होता है। ओके, उन्हीं के एटम्स होते हैं, एक केमिकल बॉन्ड में बंधे होते हैं, एक फिक्स रेशो में बंधे होते हैं। सो दीज आर कंसिस्ट ऑफ 2 or more atom of same kind or different in a definite ratio, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा हूँ O2, O3, S8, P4, ओके, दीज आर द मॉलिक्यूल, बट क्योंकि ये एक ही एटम के हैं तो ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल कहेंगे। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, HCl, ठीक है, ओके, NO2, तो ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कंपाउंड के कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे बेटा, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ओके, सो जब कभी भी आपको कह देता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, तो दीज आर ऑल्सो द यूनिट ऑफ द मैटर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। कीप इन माइंड ऑल मॉलिक्यूल आर एलिमेंट एंड कंपाउंड, बट ऑल कंपाउंड एंड एलिमेंट्स आर नॉट मॉलिक्यूल। एलिमेंट मॉलिक्यूल बेसिकली द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, अच्छा अब इनको ही डिवाइड किस में किया गया है, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो O2, O3, S8, P4 ये सारे क्या एक ही तरह के एटम से बने, तो हम इसको होमोएटॉमिक भी कहते हैं, होमोएटॉमिक। ओके, और इसमें हम क्या कहते हैं बेटा, आपका हेटेरोएटॉमिक, क्योंकि एक से ज़्यादा डिफरेंट एटम से बने। और इनको नॉर्मली एक जनरल टर्म में पॉलीएटॉमिक भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 एटम है तो इसको डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ऑक्टाटॉमिक, टेट्राटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। ओके, सो इसे हम क्या कहते हैं, आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। पॉलीएटॉमिक में आपके एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के आ जाते हैं, लेकिन होमो और हेट्रो डिफरेंट होते हैं। होमो में क्या होता है, एक ही तरह के एटम होते हैं, हेट्रो में डिफरेंट तरह के एटम होते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आ रही एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, दैट हाउ मेनी एटम आर कंबाइंड इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्मेशन ऑफ O2 molecule, okay, 2 atom of oxygen is required which combine to form O2. So the atomicity for oxygen molecule is 2, and for ozone is 3, for sulfur is 8, for phosphorus is 4. Okay, similarly the atomicity for this is 3, 2 and 3. Okay, so जब कभी atomicity कहे तो मतलब कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। ओके, गेट नोटेड। कर लिया, 1 2 3 4 5। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर की तरह एक नाम आता था कहीं पर, मटेरियल क्या होता है।
तो मटेरियल क्या होता है, बेसिकली एनी मैटर हैविंग स्पेसिफिक यूज इसको मटेरियल। ओके, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका, अब जैसे हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। इसी तरह आता है बेटा आपका मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है, तो देखो बेटा, अगर आप मिक्सचर की बात करते हो कि मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, दीज नथिंग बट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपाउंड। ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंस। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंस से कम होते हैं ये, बट the ratio is either fixed or not। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिक्सचर में कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ रेशो फिक्स होती है, कई जगह कुछ रेशो फिक्स नहीं होती। ओके, तो बेसिकली ये भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है। अब ये जो मिक्सचर होता है बेटा, ये दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ना होमोजेनियस मिक्सचर की हम जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, बेसिकली इसमें द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, नाउ इसका मतलब क्या होता है कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म है या कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। देखो, कंपोजिशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपने बनाया सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट प्लस वाटर, ये एक सोल्यूशन बनाया। ओके, अब 1 गिलास पानी में आपने सॉल्ट लिया और वाटर लिया। ठीक है, 1 चम्मच मान लो सॉल्ट डाला और 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाला, घोल दिया। अब आपने इसको टेस्ट किया, अब आप उसको कहीं से भी निकालो, कहीं से भी निकालो, तो आपको जो कंपोजिशन मिलेगी वो मिलेगी यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह को सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर सॉल्ट वाटर मिलेगा बराबर अमाउंट में। ओके, और एग्जांपल है जैसे आपका एलॉय, मैंने लिया बेटा ब्रास। ब्रास में बेटा कॉपर 60% होता है और जिंक 40% होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये ब्रास है, इसका मैंने कोई भी टुकड़ा उठाया, कोई भी टुकड़ा तोड़ा, कहीं से भी तोड़ा, कहीं से तोड़ूंगा, मुझे हर बार कॉपर कितना मिलेगा 60% और जिंक कितना मिलेगा 40%। समझिए बात, यानी कंपोजिशन क्या है, हर जगह यूनिफॉर्म सेम। ठीक है, सेम है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जैसे आप यहाँ पर ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर मड प्लस वाटर। ठीक है, सैंड या सॉइल ले लो, सॉइल प्लस वाटर, पेट्रोल ले लो पानी में। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। आपने 1 गिलास पानी में सॉइल डाल दिया, अब सॉइल डालने के बाद आपने उस पानी को निकाला, तो आपको कहीं पर सॉइल मिलेगा, कहीं पर सॉइल नहीं मिलेगा। जैसे आप नमकीन मिक्सचर की बात करते हैं, तो नमकीन मिक्सचर आपने कभी खाया होगा, तो कई बार खाया होगा। ठीक है तो उसमें आपने क्या देखा होगा, जैसे आप उसको लेते हो तो समटाइम यू गेट मोर नट्स, समटाइम यू गेट लेस नट्स। ओके, सो द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ओके, कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। सो यहाँ पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, यहाँ पर कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। ओके, एग्जांपल ये है आपके, आप बेस्ट एग्जांपल ब्रास ब्रॉन्ज ले सकते हो। एलॉय तो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ओके, नोटेड। कर ले नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्या क्या इसमें आपके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मिक्सचर हो गया। अब बात आती है कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस की, कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बेटा, ऐसा है, जो कंपाउंड होता है उसके अंदर कंपोजिशन फिक्स होती है। मिक्सचर में कंपोजिशन फिक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैंने बताया होमोजेनियस में फिक्स था, 40-60-40 का रेशो था। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कंपाउंड मिक्सचर में, जो बेसिक्स, जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जो डिफरेंस है
बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर का, वो क्या है? अगर हम सॉल्ट प्लस वाटर लेते हैं तो बनता है सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्ट और वाटर दोनों ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, उन्होंने अपना नेचर नहीं खोया। सॉल्ट पहले भी टेस्ट सॉल्ट था, अभी भी उसी फॉर्म में ही है, मतलब उसका टेस्ट वैसे के वैसे है, नो चेंज एट ऑल। पानी लिक्विड में था, अभी भी उसी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, नो चेंज एट ऑल। सो व्हेन द कांस्टेंट पार्टिकल डू नॉट लूज देयर केमिकल नेचर या सिंपल नेचर, ओके, दैट इट इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। ओके, तो मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में क्या होता है? द कांस्टेंट पार्टिकल लूज देयर नेचर, देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखो, मिक्सचर में यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं की। तो मिक्सचर में कोई भी एलिमेंट जो होता है कांस्टेंट पार्टिकल अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ Na की, Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, और ये क्या बना बेटा आपका NaCl सॉलिड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो Na है ये वॉलेटाइल होता है, ये गैस है, लेकिन ये सॉलिड है वो भी नॉन वॉलेटाइल। जब ध्यान दो यहीं पर देखो H2 गैस की बात करते हैं, O2 गैस की बात करते हैं हम, और यहाँ पे H2 की बात करते हैं, है ना। अगर आप देखो तो ये दोनों गैस गैस, ये क्या हो गया आपका लिक्विड। देखो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो जब कभी कांस्टेंट पार्टिकल अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। लेकिन जब वो चेंज नहीं करते तो क्या कहता है? मिक्सचर। सो इन अ मिक्सचर द कांस्टेंट पार्टिकल डू नॉट लूज देयर नेचर, बट इन कंपाउंड द कांस्टेंट पार्टिकल लूज देयर नेचर, लूज देयर प्रॉपर्टी। ओके, अब जैसे ब्रास ले लो, ठीक है, ब्रास की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं की, उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे चेंज नहीं हुई। जो उनकी प्रॉपर्टी पहले थी कॉपर और जिंक में, वही प्रॉपर्टी ब्रास बनने पर भी वही सेम प्रॉपर्टी है। सो देयर इज़ नो चेंज इन द प्रॉपर्टी। ओके, नोट इट। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लेके चलते हैं बेटा इन की प्रॉपर्टी। जैसे हमने बात की प्रॉपर्टी, तो मैं फिर बता देता हूँ, कंपाउंड में एलिमेंट अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी खो देता है, लेकिन मिक्सचर में वो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी को नहीं लूज़ करता। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। जैसे हम बार बार कर रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी बेसिकली दो तरह की होती है बेटा। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखो बेटा, जो बेसिकली प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वो दो होती है। एक होती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक होती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं ला रहे आप। you just observing that property, okay, but you are not making any change in that particular substance. So these are basically the observable property without making any change, कोई चेंज नहीं ला रहा उसमें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पे स्मेल ले लो, कलर ले लो, है ना, देख रहे हो स्मेल, हाँ स्मेल आ रही है, ओके, हाँ ये कलर है। ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये भी ऑब्जर्वेबल होती है, दीज आर ऑल्सो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, बट इट रिक्वायर और नीड सम केमिकल चेंज। कुछ केमिकल चेंज लाने पड़ते तभी पता चलता है। जैसे कि मान लो एसिडिटी कितनी है जी उसकी, बेसिसिटी कितनी है, जलने पर कैसा दिखता है जी, क्या हो जाता है उसके साथ। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्वेबल, ओके, ऑब्जर्वेबल बट does not require any chemical change in the substance, but chemical property is observable but it requires some chemical change. ओके, जैसे मान लो लेमन है, लेमन अगर मैं देखूं तो वो येलो कलर का है, ओके, स्मेल पता चल रही है ओके, ठीक है, तो मैंने उसको कोई चेंज नहीं किया। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि ये कैसा है, टेस्ट करने पर कैसा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको
चेक करना पड़ेगा। मैंने टेस्ट किया, चेंज किया ना उसको, काट दिया उसको, मैंने टेस्ट किया, ओके। अब मुझे पता करना है कि वो खट्टा कितना है, तो उसके लिए मैंने पीएच पेपर में मैं डालूंगा उसको और मुझे पीएच स्केल में मिल जाएगी वैल्यू कि ये इतना पीएच का इसके अंदर लिक्विड है, ओके। सो इट रिक्वायर्ड सम केमिकल चेंज, ओके, चेंज करना पड़ता है यहाँ पर, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बेटा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा आपकी दो तरह की होती है, ठीक है। टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये भी बेटा आपकी कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है बेटा क्वालिटेटिव और एक होती है बेटा क्वांटिटेटिव। Now what is qualitative and quantitative? Qualitative का मतलब है that these are observable but not measurable property. Okay, these are observable. हम देख रहे हैं, हाँ, जैसे एक क्या कहते हैं वायर को आपने बेंड कर दिया पूरा, दिस इज नोन एज डक्टिलिटी, ओके। आपने बेंड कर दिया, जस्ट इट इज डक्टाइल, okay, this is ductile, this is malleable, this is lustrous, this is sonorous, okay. So these are observed property but you cannot measure. अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आयरन की मेलिबिलिटी कितनी है, तो आपको जी मेलिएबल है, अभी मैंने तो इसकी मेलिबिलिटी कितनी है, कोई उसकी यूनिटी नहीं है, उसका कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। सो दीज आर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी बट कैन नॉट मेजर। आप मेजर नहीं कर सकते बेटा इसको। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बताया डक्टिलिटी हो गया, मेलिबिलिटी हो गया, ठीक है, सोनोरस हो गया, ओके। क्वालिटेटिव में क्या होता है, मेजरेबल भी होता है और आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। सो दीज आर ऑब्जर्वेबल एज वेल एज मेजरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टी, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने ले लिया लेंथ, मास, वॉल्यूम एंड सो ऑन, ठीक है। इस पेन की लेंथ कितनी है, हाँ लंबा है, बिल्कुल है, कितना लंबा है, हाँ जी इतना लंबा है, मेजर कर लिया। सो दिस इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, यू कैन ऑब्जर्व एज वेल एज यू कैन मेजर, बट व्हेन इट कम टू डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, सोनोसिटी, lustrous, ठीक है, this you cannot measure, you just can only observe that this is malleable and this is ductile, okay, note it down fast. So अब बात करते हैं हम इस क्वांटिटी एनालिसिस की। देखो बेटा, जो क्वांटिटी एनालिसिस होता है उसमें क्या हिसाब किताब होता है, इनमें जैसे मैंने कहा मेजरमेंट मेजरेबल है, तो मेज़र करने के कुछ यूनिट्स भी तो चाहिए होती है। तो यहाँ पर बात आती है मेज़रमेंट की। तो याद रखना केमिस्ट्री में जितनी भी मेज़रमेंट्स होती हैं, जितनी भी केमिस्ट्री में मेज़रमेंट्स करते हैं, वो उनको हम कुछ फिक्स स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। इन फिक्स स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं यूनिट्स, इन्हें क्या कहते हैं हम, यूनिट्स। सो जब भी हम बात करते हैं मेज़रमेंट की, तो हमें क्या चाहिए होता है, कुछ फिक्स स्टैंडर्ड चाहिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं, ओके। सो मेज़रमेंट इन केमिस्ट्री is compare with fixed standard called unit. For example, अगर मैं कहता हूँ length of wire is 10 मीटर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि the length of the wire is 10 times the fixed standard of length. फिक्स स्टैंडर्ड, ध्यान दो, फिक्स स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है यूनिट, ओके। यानी कि किसी भी लेंथ की वायर अगर 10 मीटर है, तो 10 मीटर का मतलब क्या है कि इट इज़ 10 टाइम्स द फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ, ठीक, या यूनिट स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ। तो व्हाट इज फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ, मीटर, यानी कि 10 मीटर, ओके। तो जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं, सो इसका मतलब हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि सो
मेज़रमेंट के लिए मेज़रमेंट रिक्वायर दो इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके लिए। पहला, जैसे मैंने कहा 10 मीटर, एक तो चाहिए हमें नंबर और एक क्या चाहिए हमें, यूनिट। तो हमें ये दो चीज़ चाहिए होती है, नंबर और यूनिट। इस नंबर को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं यूनिट की। ओके, ये नंबर्स आते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर से। ओके, तो हम पहले बात करते हैं इस यूनिट की कि यूनिट में क्या हिसाब किताब होता है। तो यूनिट में क्या हिसाब किताब होता है, देखो SI सिस्टम बना, यानी कि सिस्टम इज इंटरनेशनल। इन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटी ली, और उनकी यूनिट ली, जिनका कुछ उन्होंने सिंबल भी बताया। ये साथ थे बेटा आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट और लुमिनस इंटेंसिटी। ये आपके एनसीईआरटी में है, बट आपको पता होना चाहिए। लेंथ की यूनिट थी बेटा मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की बेटा केल्विन, करंट की बेटा एम्पियर, अमाउंट की बेटा मोल और लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ये सिंबल बना एम, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, MOL एंड CD। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मोल लिखा हुआ है MOL, ठीक है। जब आप अमाउंट लिखते हो मोल का तो MOL ही लिखते हो, जब यूनिट लिखते हो तो MOL लिखते हो। सो ये आपको ध्यान होना चाहिए। These are the 7 basic structure units, basic physical quantity and their unit with their symbol. Note down. ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये बेसिक 7 स्ट्रक्चर यूनिट आपकी, इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे टेम्परेचर का अगर पूछ लेते बेटा, याद रखना टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। केल्विन का आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा उसमें 273.15 आप ऐड कर देंगे, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 283.15 केल्विन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, जब आपको कभी भी डिग्री फ़ारेनहाइट देता है, जैसे आपको देते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर मान लो आपसे कह देता है कि इस डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, इन तीनों स्केल में सबसे बेस्ट स्केल कौन सी है, तो सबसे बेस्ट स्केल केल्विन स्केल, ठीक है। वो इसलिए बेटा केल्विन स्केल बेस्ट है, एक सेकेंड, क्योंकि सिर्फ ये एक स्केल है जिसमें कोई भी नेगेटिव नहीं होता, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। अब डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस कैसे करते हैं, ये होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसमें 32 ऐड कर देते हैं बस, सिंपल। ओके, तो ये छोटा सा है कन्वर्जन जो आपको पता हो। जैसे आपको पता है 10 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 12 तक काम आएगा। ओके, आगे जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वो है बेटा आपका कुछ प्रीफिक्स जो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, SI सिस्टम में कुछ प्रीफिक्स यूज़ किए, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सिंपल से वे में ध्यान से देखिए। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, -6, -9, -12, -50। ओके, एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ -10, ये इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नहीं बन सकता। तो इसी के जैसा आप यहाँ पर कर सकते हो, इसको जो कहते हैं बेटा हम डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ठीक है, ज़्यादातर पिको तक आता है। ओके, इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ओके, बहुत सारी बार यूज़ होगा 12th में।
और 11th में भी स्ट्रक्चर आइटम में बहुत जगह ये यूज़ होगा। अब इसी का उल्टा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15। दिस इज व्हाट? डेका। दिस इज व्हाट? हेक्टा। दिस इज व्हाट? किलो, मेगा, गीगा, ठीक है, टेरा, बेटा एंड सो। ओके, तो बेसिकली यहाँ तक पता होना चाहिए। देखो नॉर्मली यहाँ तक आता है 10 की 6 तक, मेगा वॉट, मेगा वोल्ट, ये करके आएगा। स्ट्रक्चर आइटम में ही ये सारे कन्वर्शन का खेल है। ओके, तो उसमें हम बहुत और ज़्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें हम इसका यूज़ बताएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए बेटा। ये एंगस्ट्रॉम स्पेशल केस है। 10 की 10 की कोई का मतलब नहीं होता, 10 की -10 का मतलब एंगस्ट्रॉम होता है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम सर ने फाइंड किया था। नोट डाउन। नोट कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं एक आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपके एनसीईआरटी का। ओके, और इसमें ही इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डील करेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रेसिजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने कहा था कि एक होता है यूनिट्स, तो यूनिट से ये चीज़ हो गई। एक होता है नंबर, जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर, जो एक्यूरेसी प्रेसिजन से फाइंड किया जाता है। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नोट कर लिया होगा। चलो अपना पॉज करो, नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। देखो एक होता है डिराइव यूनिट्स बेटा। अब डिराइव यूनिट्स क्या होता है बेटा? कुछ ऐसे यूनिट्स होती हैं जो सब, देखो हमारे आचार्य बहुत सारे सब्सटेंस हैं, तो हर एक सब्सटेंस के बारे में पता करना, उनके मेजरमेंट लेना बहुत मुश्किल है। जैसे लेंथ का पता कर सकते हैं, और हाइट का उसका पता कर सकते हैं, मास का पता कर सकते हैं, टाइम का पता कर सकते हैं। बट अगर आपके सामने मान लो एक क्यूब दे दिया, क्या अगर इसका निकालो मेजरमेंट, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका मेजरमेंट ये कोई एक लेंथ तो नहीं है, ये 2-3 लेंथ से मिलेगा बना है ना। तो हमें इन सारी लेंथ को यूज़ करना पड़ेगा, और ये देता है आपको वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम, ये जो एक फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम है, इसकी यूनिट को डिराइव करना डिराइव यूनिट्स कहलाता है। नाउ एनी यूनिट डिराइव फ्रॉम द बेसिक यूनिट इज कॉल्ड योर डिराइव यूनिट्स। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू लेंथ, ऐसे करेंगे, है ना। अब नाउ यहाँ पर लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर इंटू मीटर, तो यू विल राइट मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर क्यूब। सिमिलरली आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। मास यूनिट हमें पता है किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो ये यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर, सिंपल, ठीक है। सो कोई भी यूनिट को, जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जिसको आप बेसिक यूनिट से डिराइव कर रहे हो, उसे हम कहते हैं डिराइव यूनिट्स। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। देखो कई बार क्या होता है बेटा, आपको ना जो कहता है वो ऐसा कहेगा कि बताइए 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर है और उसमें कितने पिकोमीटर है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सब चीज़ किस मारी? मीटर मीटर मीटर। ओके, सो यू हैव टू कन्वर्ट दीज प्रीफिक्स यूनिट्स इनटू द बेसिक यूनिट। यहाँ तो प्रीफिक्स यूनिट्स है नैनो, मिली, पिको, ये प्रीफिक्स यूनिट्स अभी हमने डिस्कस किया था। तो पहले आप देखो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर इट्स 10⁻³ मीटर, ठीक है, डिवाइड कर दिया तो दिस बिकम्स व्हाट? 1 नैनोमीटर 10⁻⁶ मिलीमीटर। तो समझ गए, नीचे से ऊपर आ गया। सर्च का रूल पता है कि x की पावर m, नीचे x पावर n हो तो x की पावर क्या होता है? m-n हो जाता है। तो -9 + 3 कितना हो गया? -6 हो गया। ओके, तो आप और याद रखो, जब भी आप आंसर दो हमेशा से ब्रैकेट में जरूर दिखाओ। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर आंसर टू योर टीचर। ओके, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दूसरा 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड करते हैं मीटर से मीटर कैंसिल। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ पिकोमीटर। ये हो गया, ठीक है। नाउ इसको मैंने इससे किया, इसको मैंने इससे किया, अब इसको इससे, यानी कि 1 मिलीमीटर में, सॉरी 1 नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, ये आप खुद करके मुझे
आंसर देना, ठीक है। एक और मैं आपको दे देता हूँ, एक और आप करना घर पे, यहाँ पे देता हूँ मैं कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। ओके, कमेंट में आप आंसर देना, मैं पिन करूँगा जब वो सही करके दिखाएगा। बस यहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, एंड याद रखो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, सो ये फर्स्ट चीज़ पार्ट हमने किया मेजरमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्यूरेसी, प्रेसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन एंड राउंड फिगर। ओके, सो पढ़ते रहिए बेटा, कीप स्टडिंग, कीप डूइंग, वर्किंग हार्ड। ओके, हमेशा कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।